आप तमाम जो हमारे छात्र हैं, भविष्य के पत्रकार, भविष्य के रचनाकार, भविष्य के पॉजिटिव थिंकर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन सब्जेक्ट से आज मैं बंधा हूँ कि सब्जेक्ट्स में बोलूँ, लेकिन आदत नहीं है कि सब्जेक्ट पर बोलूँ। जिन जगहों पर मैं बैठता हूँ सब्जेक्ट तय होता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट से बाहर ही बोलना होता है। हम वही बोलते हैं जो हम सोच कर आते हैं, वो वही पूछते हैं जो सोच कर आते हैं। ये सच्चाई। हुसैन रिजवी साहब हम लोग साथ काम भी किए और आज वो एंकर होते हैं और हम पैनलिस्ट होते हैं, भूमिका में भी हैं। लेकिन ओवरऑल पत्रकारिता का जो जीवन होता है, एक पत्रकार जो होता है, ये आपके लिए भी जरूरी, मैं सब्जेक्ट पर बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तो ये जरूरी है कि पत्रकार को संघर्ष करना पड़ता है। पत्रकारिता हिंदुस्तान में पैदा कैसे हुई थी? हिंदुस्तान में बगावत करती हुई पैदा हुई थी। पत्रकारिता का स्वभाव ही है। अंग्रेजों के खिलाफ एक विदेशी व्यक्ति जो अंग्रेज नहीं था, वो आकर के पत्रकारिता सिखा रहा था और समाज में वो चीजें बता रहा था जो बताना जरूरी उसे लगा। मैं कह रहा हूँ बगावत के साथ ही उसी भावना के साथ पैदा हुई, समाज से बगावत। लेकिन ये बगावत समाज और देश को तोड़ने के लिए नहीं थी, ये देश की अखंडता के लिए थी, देश को देश बनाने के लिए थी, समाज को जोड़ने के लिए थी। और आज भी पत्रकारिता उसी स्वरूप में रहने के लिए बेचैन रहती है। आज पत्रकारिता का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, इसलिए ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि हर संस्थान की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं और उसमें काम करने वाले पत्रकार की कुछ सीमाएं बंध जाती हैं, लक्ष्मण रेखा बन जाती है। लेकिन पत्रकार उस लक्ष्मण रेखा में रहते हुए भी बेचैन रहता है। और एक बात जरूर है कि जब तक पत्रकारिता जिंदा है और पत्रकार में पत्रकारिता है, तभी तक कोई मीडिया हाउस उसको पूछ रहा होता है। अगर उसने उस स्वभाव को त्याग दिया तो फिर बहुत सारे लोग देश में हैं, वो सब पत्रकार हो जाएंगे फिर। लेकिन ये जो लड़ाई होती है, हमें आदेश भी मानना है और हमें नौकरी की परवाह करते हुए आदेश नहीं भी मानना है। ये दोनों चीजें पत्रकार को करनी पड़ती है। नौकरी चली भी जाती है, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर हम पत्रकार हैं तभी दूसरी नौकरी मिलेगी, ये बात सच है। अगर हम पत्रकार नहीं रह गए, पक्षकार हो गए, चाटुकार हो गए, तो फिर हमें एक पत्रकार के रूप में दूसरी तरफ नौकरी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है, पत्रकारिता तो एक धर्म है, रिलीजन है पत्रकारिता, और उस धर्म का पालन हम एक पत्रकार के रूप में ना करें तो समझिए कि हम उस पत्रकारिता के नास्तिक में से हैं। नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह आजकल मान लिया गया है। अब मैं सब्जेक्ट पर आता हूं, और जो डिजिटल लिटरेसी की बात हम करते हैं, डिजिटल लिटरेसी मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत जो है मोबाइल से शुरू होती है। मैं ऐसा देखता हूं। मोबाइल इस देश में कितने इस्तेमाल हो रहे? लगभग जो मोबाइल है 1.25 अरब मोबाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं फर्क करना चाहता हूँ, आपको बातें समझ में आएगी कि एंड्रॉयड कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। दोनों में फर्क है, समझ में आएगा। एंड्रॉयड जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो 50 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कम से कम 70 करोड़ लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, यानी डिजिटली वो साक्षर नहीं है। उनके पास अगर मैसेज आता है, उनके पास कुछ चीजें आती हैं, विजुअल्स आते हैं, तो वो सारी चीजों को वो एक्सेस नहीं करना जानता है। 70 करोड़ 120 में,
तो इतने लोग लिटरेसी के मामले में पिछड़े हुए हैं, ये मोटे तौर पर इसका मतलब लगाया जा सकता है। सिर्फ साक्षरता की बात कर लीजिए, वहां से भी कुछ चीजें मिलेंगी हमें। सिर्फ साक्षरता कितनी है? लगभग 78-79%, 78 to 79% साक्षरता देश में है। शहरों में 87.5 और गांव में थोड़ा कम, वो 73 के आसपास है। तो ये जो लिटरेसी है, तो ये इस लिटरेसी में हम ओवरऑल देखें तो 22-23% लोग इलिटरेट हैं। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे सिंपली इलिटरेट हैं। तो जो इलिटरेट हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल, वो भी डिजिटल लिटरेसी में, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो वो पिछड़े हुए हैं, वो एक आंकड़ा है। और इसके अलावा मोबाइल का की संख्या बता रही है कि डिजिटली हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो अब है कि इसको बढ़ना चाहिए कि लोग डिजिटली जितने ज़्यादा लिटरेट हों तभी तो टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ एक खतरे को भी साथ हम बोलना चाहते हैं, डराना नहीं चाहते लेकिन बताना ज़रूरी है कि जो लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हैं वो डिजिटल गार्बेज से भी दूर हैं। इस बात को समझिए। डिजिटल गार्बेज यानी अनऑथेंटिकेटेड चीजें जो हमारे पास आ रही हैं और हम उसमें फंस रहे हैं और हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, हम अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, उससे कम से कम जिसको हम निरक्षर बोल रहे हैं वो लोग तो उससे बचे हुए हैं। तो ये खतरा मैं बता रहा हूं, ये इसका कतई विरोध नहीं है कि डिजिटल साक्षर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि डिजिटली साक्षरता तक अगर हम रुकेंगे तब इस जो बात हम कह रहे हैं कि डिजिटल गार्बेज में से बचे हुए हैं वो बातें आएंगी। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हम जो डिजिटल गार्बेज है उसको रिसाइकिल करने का, उसको परिष्कृत करने का, उसको ठीक करने का, करेक्ट करने का काम करने लगेंगे। और आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यही बन गई है कि डिजिटल गार्बेज को कैसे सही किया जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ये मेरा अपना विचार है और ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये मान कर रख रहा हूं कि आप इसको जरूर, इसकी गहराई को समझेंगे और मैं जितना सोच रहा हूं उससे ज्यादा आप सोच रहे होंगे। मैं जितना बोल रहा हूं उससे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहते हुए कि हम किस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ज्ञान तो बहुत फैला है भाई, गूगल में ज्ञान है, सारा ज्ञान गूगल में ही है। लेकिन अगर अनऑथेंटिकेटेड है तब तो हम लड़ते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे कि रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि वो मतलब है। रेफरेंस बहुत जरूरी है और वो पढ़ाई से आती है। पढ़ाई ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और इसको ऑथेंटिकेट करने का काम कौन करेगा? आज हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि फेक बातों को पकड़ सके। इसके लिए फेक न्यूज़ टाइप से उसको तोड़ने का कुछ न कुछ उपक्रम चल रहा है, लेकिन वो प्रयास बहुत छोटा है। वो बहुत छोटा प्रयास है कि जो गलत बातें आपको दिखाई जाती हैं उसको कोई पकड़ रहा है। अब तो फेक न्यूज़ उजागर करने के नाम पर भी फेक न्यूज़ आ सकता है। आप क्या करेंगे? कोई दावा कर रहा है कि हम फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, ये उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो भी इल इंटेंशन के साथ हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा ये बड़ा सवाल है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे बोलने से राजनीतिक बातें ध्वनि तो हो रही होंगी, समझ रहे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो राजनीतिक बातें हैं उसमें, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, वो करना भी नहीं चाहता हूं। क्योंकि हम यहाँ पर छात्र के रूप में और छात्रों के बीच बैठे हैं, उनके सामने जब हम बोल रहे हैं तो एक जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। हम भविष्य के पत्रकार से बात कर रहे हैं, तो उनको हम राजनीतिक धड़े में इधर या उधर नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पत्रकारिता में क्या दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए, और उसमें लिटरेसी का जो हमारा इंपॉर्टेंस है उसको हम बता रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी का। हमें गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत प्रिय हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी इस देश के जाने माने पत्रकार जो कि सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हो गए, वैसा उदाहरण मिलता नहीं है।
उनकी बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? उनकी बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पत्रकारिता को बहुत लोग डिफाइन करते हैं, अक्सर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या करना चाहिए? सच दिखाना पत्रकारिता है, जनता की आवाज बनना पत्रकारिता है, मिरर ऑफ द सोसाइटी बनना पत्रकारिता है। बहुत तरह से टॉर्च है कि सर्च लाइट है, तमाम तरह से बोली जाती है। अगर मिरर है तब कोई जिम्मेदारी नहीं, आईना की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, आप देख लीजिए अपना चेहरा। लेकिन मीडिया सिर्फ मिरर नहीं है, सर्च लाइट या टॉर्च है, तो वो रास्ता दिखा रहा है। वो किसी हद तक पत्रकारिता के इसमें आता है कि एक रास्ता दिखाने का काम करता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था कि बहुमत क्या सोचता है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, उसको फॉलो करना पत्रकारिता नहीं है। जो सच है वो बताएंगे, अकेले हैं तब भी सच ही बोलेंगे। हो सकता, मैंने तो अपने जीवन में भी देखा है, मैं कई बार कुछ बात बोल रहा होता हूं तो अकेला पड़ जाता हूं। अकेला, मुझे लगता है कि मैं ही कोई गुनाह कर रहा हूं। मुझे याद है दक्षिण में एक एनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने एनकाउंटर किया था, एक मेडिकल क्षेत्र की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। उसके अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, और एनकाउंटर के बाद पुलिस को फूल मालाओं से लाद दिया गया था। सबको बाद में प्रमोशन भी मिले, और मैं टीवी डिबेट में बैठा था। मुझे याद है कि मैं अकेला था जो इसका विरोध कर रहा था, और सब लोग कह रहे थे कि आप समाज के दुश्मन हैं, कि आप ऐसे लोगों को ऑन स्पॉट अगर सजा दी जा रही है तो आप उसके विरोध में बोल रही। हमारा कहना था कि अगर बिना जांच के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाए कि वही तय करे कि किसको गोली मारना है और गोली मार दे, तो इसको मैं न्याय नहीं मान सकता, यह अन्याय है। ये मैंने कहा था, और मैं अकेला था उस दिन। मैं महसूस कर रहा था कि पता नहीं मेरे में ही कोई गलती है। लेकिन बहुत साल बाद फैसला आता है कि वो लोग दोषी थे, उन्होंने गलत तरीके से निर्दोष लोगों को मारा था। अब समझिए कि जो लोग बच गया, जो कल्प्रिट था वो बच गया, उसको पुलिस ने खोजने की भी जरूरत नहीं समझी, उसको तमगे मिल गए। तो पत्रकारिता अगर करना है तो आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, और अकेली आवाज हमेशा अकेली नहीं रहती है। अगर सच उसके साथ है तो वो और लोगों को आकर्षित करती है, कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो पत्रकारिता सिर्फ नौकरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी छूट जाती है, नौकरी से वो बाहर हो जाते हैं, तो क्या पत्रकार नहीं है? पत्रकार तो वो रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा फिर से उस विषय पर लौटता हूं जो डिजिटल लिटरेसी को लेकर है। आज देश में बहुत चर्चा है, अडानी प्रकरण चल रहा है। इससे पहले ये जो पनामा कांड था, लीक था, वो अभी चर्चा में रहा था। टैक्स हेवन से बहुत खबरें आई थी। ये सारी खबरें क्यों आई थी? अगर दुनिया के सारे पत्रकार राष्ट्रवादी हो जाएं, अपने अपने देश के हित को अपने नजरिए से डिसाइड करने लगे, तो क्या दुनिया का ये जो ग्लोबल करप्शन है, इसका पर्दाफाश कभी होगा? कभी नहीं होगा। हम कार्ल मार्क्स को यहीं पर याद करना चाहते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था उन्होंने। इसका मतलब, याद करने का मतलब आप हमें कम्युनिस्ट बोल करके गाली मत देने लगिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोलने लगिए। कार्ल मार्क्स को याद करना कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि हम क्या हैं। कार्ल मार्क्स को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि जब दुनिया में कैपिटलिज्म शुरू हुआ, कैपिटलिज्म शबाब पर आया, तो उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का हित एक हो गया। तो वो अपने अपने हित में नियम कानून बनाने लग गए, 16-16 घंटा काम कराने लग गए। तो ऐसी स्थिति में काम करने वाला वर्ग जो था वो निहत्था हो गया, लाचार हो गया।
तो कार्ल मार्क्स ने कहा जब दुनिया के पूंजीपति एक हो सकते हैं तो मजदूर क्यों नहीं एक हो सकता। आज पत्रकारिता में वही सवाल है, राष्ट्रवाद बोल करके पत्रकारिता को भटकाया जाता है। इसलिए आज इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे है। मैं अंतरराष्ट्रीय पत्र होने की बात कर रहा हूं। क्या रविंद्रनाथ टैगोर बेवकूफ थे? उन्होंने राष्ट्रवाद को नकार दिया। उन्होंने कहा हम अंतरराष्ट्रीयतावादी हैं, हम मानवतावादी हैं। जब हम मानवतावादी होंगे, अंतरराष्ट्रीयतावादी होंगे, तो ह्यूमन बीइंग के लिए सोचेंगे, और ह्यूमन बीइंग के लिए सोचना ही तो पत्रकारिता है। अब अमेरिका अगर हिरोशिमा में बम गिराएगा तो अमेरिका का पत्रकार बोलेगा राष्ट्रवाद, हम अमेरिका सरकार के साथ हैं। ये पत्रकारिता होगी क्या? उसको अपने देश की सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। वो अमेरिका के देश के खिलाफ नहीं है वो पत्रकार, वो अपनी सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जो मानवता के विरोध में एक्शन ले रही है। अगर इस सोच के साथ हम पत्रकारिता नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। फिर सब देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान और चीन लड़ेगा, दोनों के पत्रकार भी लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। युद्ध का विरोधी कौन होगा? फिर शांति का समर्थक कौन होगा? मानवता का समर्थक कौन होगा? ये पत्रकार में अपने आप को, अपनी सोच को व्यापक बनाने की जरूरत है। ये मैं एक तरफा संवाद कर रहा हूं आपसे, आपका व्यू अभी नहीं जान पा रहा हूं, ये मन की बात हो जा रही है, लेकिन ये फॉर्मेट ही यही है कि मन की बात ही हो सकती है ऐसे में। और मुझे वो राजनेताओं वाली कला नहीं आती है, बोलो है कि नहीं, तो आप बोलेंगे है। वो कला नहीं आती है तो मुझे पता चले कि आप कितना हम तुम्हारी बात से सहमत हैं और नहीं। कुल मिलाकर के हम देखें आज का दौर जो डिजिटल मीडिया हुआ है, मीडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, उसका प्रचार प्रसार हुआ है। हमारी लाइब्रेरी हमारी सिमट गई है, हमारी फोटो जो है वो डिजिटल हो गया, हमारा वीडियो डिजिटल हो गया, हमारी बातचीत डिजिटल हो गई, सब कुछ डिजिटल हो गया। लेकिन डिजिटल होने से क्या सुरक्षित हो गया? ये बड़ा सवाल है। हम लाइब्रेरी में तो किताबें तभी नष्ट होती हैं जब उसको इंटेंशनली या कोई हादसा या कुछ जल गया या कुछ होता है तब वो नष्ट होता है। यहाँ तो अचानक पता चलता है कि लैपटॉप क्रैश कर गया, ये भाई जो डाटा था सब चला गया, आप कुछ न कर सकते। हार्ड डिस्क बनाने जा रहे, बोले जितना दाम है उसका 10 गुना खर्चा लगेगा डाटा रिकवर करने में। अब हम उतना पैसा कहां से लाएं? तो गया हमारा सारा डाटा। यहाँ तो ट्विटर घंटों घंटों गायब हो जाता है, कुछ जो भी क्लाउड और दूसरे सिस्टम हैं वो कोलैप्स कर गए या खराब हो गए। यूट्यूब तक रोक दिया जाता है, घंटों डिस्टर्ब होता है। तो डाटा सुरक्षित कहाँ है? डाटा सुरक्षित नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट है डाटा, जितना बता रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वो सारा इंपॉर्टेंस तो क्षण भर में खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद अनऑथेंटिकेटेड डाटा, वो बहुत बड़ा खतरा है। हमारे सिग्नेचर भी डिजिटल हो गए, लेकिन हमारे सिग्नेचर से कब पैसे निकाल लिए जाएंगे हमें, ये सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह के खतरे भी पैदा हुए हैं। और ये तो पत्रकारिता से हटकर बात हुई, लेकिन पत्रकारिता से हटकर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पत्रकारीय सामग्री तो है ही। जो बातें हम कह रहे हैं, पत्रकार इसको कवर तो करेगा इन बातों को, इसलिए उससे हटकर तब भी नहीं है। पत्रकारिता से हटकर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ऐसी बातें जरूर की हैं जो आपको कुछ उद्वेलित करेंगी, कुछ सोचने के लिए बाध्य करेंगी। और बहुत ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे बोलता है, तो यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। लेकिन आपके सवालों का इंतजार रहेगा। मैं यहीं बैठा हूं और मैं आग्रह करता हूं कि अपने कार्य सभा को आगे बढ़ाएं प्लीज।